नमस्ते बच्चों। आज हम अपने पाठ्यक्रम में से कुछ स्वाध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर परीक्षा में आपको पद्य पाठ पर कुछ कृतियां करनी होती है या कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ता है। जैसे कि मराठी में हम रसग्रहण इस शब्द को देखा है। यह पद्य विधा के लिए या पद्य विधा से संबंधित है और हिंदी में इसे रसास्वादन कहते हैं। अब पूरी कविता तो हम पढ़ते हैं, पूरे पद्य को हम पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है कि रसास्वादन कीजिए या कुछ पंक्तियां या कविता का नाम दिया जाता है और या कुछ पंक्तियां दी जाती है, पंक्तियों के अनुसार या उपर्युक्त पंक्तियों का रसास्वादन कीजिए। ऐसा प्रश्न जब पूछा जाता है तब आप लोग थोड़े दिक्कत में आ जाते हैं। ये सीधा सरल है प्रश्न, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर एकाध कविता हमने देखी है, समझी है, सुनी है, उसे कंठस्थ किया है, उसका भावार्थ अगर हमारे पास है, इस भावार्थों को अगर हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, उसे आत्मसात किया है, तो यह प्रश्न जो है उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं और जो भी कुछ अंक है, गुण है, उस गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं या आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह करते हैं रसास्वादन, उसके भी कुछ मध्य है। पहला है शीर्षक। जो कविता का शीर्षक होता है, हमें लिखना है उपर्युक्त पंक्तियां इस शीर्षक के कविता से या पद्य पाठ से लिए गए हैं। मराठी में अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा सा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते समय मराठी में हम कहते हैं शीर्षक, जो भी कुछ है शीर्षक, पर्यायवाची हिंदी में भी हम शीर्षक ही कहते हैं। रचनाकार यानी जिसने यह कविता रची है, रचिता है इस कविता का, जिसे सीधे सरल भाषा में कवि कहते हैं, कवयित्री कहते हैं। अगर कवि है तो कवि का नाम, कवयित्री है तो कवयित्री का नाम, यह लिखना पड़ता है। केंद्रीय कल्पना, एक उदाहरण देकर हम बताएंगे कि केंद्रीय कविता की केंद्रीय कल्पना होती है, एक मध्य होता है और उस मध्य को लेकर, उस केंद्र को लेकर कविता को अंकित किया जाता है, उसकी रचना होती है। कविता है, पद्य पाठ है, तो उस पद्य पाठ में रस अलंकार होते ही है। रसों के बारे में हमने चर्चा की है, अलंकारों के बारे में हमने चर्चा की है। तो वहां उस पद्य में कहीं ना कहीं रस और अलंकार छुपे होते हैं। प्रतीक विधान, कुछ प्रतीकात्मक विधानों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतीक विधान कौन सा है, इसे भी हमें ढूंढना पड़ता है। अगला मुद्दा है कल्पना। लेखक को अपनी कल्पना होती है, कवि की अपनी अपनी कल्पना होती है। उस कल्पना का सहारा लेकर
कवि कविता की रचना करता है, तो उस कल्पना को हमें किस कल्पना के आधार पर इसकी रचना की है, यह हमें ध्यान में रखना है। अगला मुद्दा है पसंद की पंक्तियां। पूरी की पूरी कविता हमें पसंद आती है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि उनमें से कुछ पंक्तियां हमें बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यह होगी पसंद की पंक्तियां, वहां पर हमें लिखनी है। अब बारी आ गई क्यों पसंद है, हमें लिखना चाहिए क्यों पसंद है ये पंक्ति, क्या ऐसी खूबियां है उस पंक्ति में कि जो मुझे अच्छी लगी, क्यों पसंद आ गई, इसका कारण लिखना पड़ता है। इसी के अतिरिक्त अन्य मद्यों का भी हम आधार ले सकते हैं और भी मध्य हम लिख सकते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर एक कविता का या कुछ पद्यांशों का रसग्रहण करके देखेंगे। उदाहरण एक लेते हैं और रसग्रहण किस तरह यहाँ पर किया गया है इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहली कविता जो है हमारी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से, कविता का नाम है नवनिर्माण। तो जो अभी हमने मध्य दिए हैं, इन मध्यों के अनुसार अब हम इस कविता का रसास्वादन, जिसे मराठी में हम रस ग्रहण कहते हैं, किस तरह किया जाता है यहां हम देखेंगे। कविता है नवनिर्माण, उसका रसायन हम कर रहे हैं। पहले रचना का शीर्षक, यानी उस यही मुद्दा है, रचना का शीर्षक। क्या शीर्षक लिखेंगे हम, कविता का जो भी शीर्षक है वह लिखेंगे नवनिर्माण। दूसरा मुद्दा हमने देखा कि इसके रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन है, त्रिलोचन, हमने पढ़ा है। अगर यह उनका निक नाम है, संक्षिप्त नामों का इस्तेमाल बहुत लेखक कवि करते हैं, या त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है, तो हम लिखेंगे कोष्टक में वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का नाम है। अगला मुद्दा जो है केंद्रीय कल्पना। जैसे कि हमने कहा कि मद्देनजर रखकर पद्य की रचना होती है, उसे हम केंद्रीय कल्पना कहते हैं। हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मान, यह होगी केंद्रीय कल्पना। अगला मुद्दा हमने कहा कि रस अलंकार। अब इस कविता में कौन से अलंकार है, कौन से रस है, इसे हमें ढूंढना है, देखना है हमें। रस की परिभाषा हमने अलग ढंग से दी है, उसके बारे में चर्चा की है। अलंकारों के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो रस और अलंकार इस पद्य में से हमें ढूंढना है और वहां पर लिखना है। कौन सा, रौद्र रस है, भक्ति रस है, या श्रृंगार रस है, बीभत्स रस है। अलंकार आते हैं तो कौन से अलंकार आए हैं, इसे छांट कर हमें लिखना है, उसे ढूंढना है, छांट कर वहां पर हमें लिखना है। आप प्रतीक विधान के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि नवनिर्माण में प्रतीक विधान किस तरह आए हैं। कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए, विश्वास तथा प्रेरणा की मात्रा है, यह दिखाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा
नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी प्रतीक लेते हैं। विहार कर रहा है वह आकाश में, चाहे वो आकाश में जाए, लेकिन अपने लोग कहां पर है? भूमि पर है। उसका भूमि से नाता जुड़ा हुआ है, ऐसा हमने पद्य पाठ समझाते हुए कहा है। और प्रतीक यह कौन से लिए है? आकाश, यह प्रतीक लिया गया है। प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और प्रतीकात्मक शब्दों में खूब अर्थ छुपा होता है। अगला मुद्दा है कल्पना। दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर बुलंद करना, यह कल्पना यहां पर है। पसंद की पंक्तियां। पूरे कविता में से हमें कौन सी पंक्तियां पसंद है? इसीलिए पहले क्या होना चाहिए? हम बार बार दोहरा रहे थे कि इस कविता को कंठस्थ कीजिए, ध्यान में रखिए, कंठस्थ कीजिए। तो पूरे पद्य कंठस्थ करना जरूरी है। कंठस्थ करना यानी पाठांतर। कविता पाठ असायलाच हव्या, तेव्हाच आपण कवितेवरचे प्रश्न जे आहेत ते चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकतो। अब यहाँ पर कौन सी पसंद की पंक्तियां है उसे हम देखेंगे। जिसको मंजिल का पता रहता है, पद के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मुझे ये पंक्तियां अच्छी लगी तो मैं ये पंक्तियां लिखूंगा। ऐसा एक आध बच्चा कहेगा। किसी को अन्य पंक्तियां अच्छे लगेगी तो वह अन्य पंक्तियां लिखेगा। पता नहीं किसको कौन सी पंक्ति अच्छी लगे। अब आ गया इसका कारण। क्यों यह पंक्तियां पसंद है, इसका कारण भी देना जरूरी है। जैसे कि हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि एक बार अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लिया या निर्धारण करने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने की प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास जी जान से करना चाहिए। यानी कि लक्ष्य तो तय किया, पता है मंजिल, तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, चाहे राह में कितने भी कांटे क्यों न हो। यानी मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास तो करना आवश्यक है और मंजिल का पता है तो कोशिश हम करते हैं, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न उठाने पड़े, कितने भी कांटे राह में क्यों न आए, मंजिल को हम हासिल करते हैं। इसीलिए यह पंक्तियां हमें बहुत पसंद आ गई, ऐसा हम अंतिम विधान कर सकते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं हम और एक कविता के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि ये दोनों रसग्रहण की जो लिखित मध्य है यह वीडियो के बाद में अंतिम हिस्से में पीपीटी के जरिए हम वहां पर डाल देंगे। पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी कविता जो है हमारी, पेड़ होने का अर्थ है, ये भी हमने पढ़ी है, उसका भी वीडियो हमने बनाया है। इस पर अगर हमें रसास्वादन करना है तो उसी प्रकार हम लिखेंगे। पहले रचना, यानी जो कविता है, जो पद्य पाठ है, उसे हम रचना कहते हैं। रचना का नाम इस तरह लिखेंगे, पेड़ होने का अर्थ यह लिखेंगे। रचनाकार कौन है उनका नाम लिखेंगे, हमें याद रखना जरूरी है। पद्य के या गद्य के लेखक, कवि, इनको हमें याद रखना जरूरी है। डॉक्टर मुकेश गावटा, इनका भी नाम लिखेंगे हम, कवि का। अब
कविता की केंद्रीय कल्पना यह मद्दा है। जो मद्दे दिए गए हैं उन मद्दों को श्रृंखला के साथ, कड़ी के साथ लिखना है। उन मद्दों को उल्टा फुल्टा नहीं करना चाहिए। अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो पूरा रसग्रहण बिगड़ जाएगा। मद्दों के जरिए, मद्दों का आधार लेकर, और वे मध्य भी अनुक्रम से, श्रृंखला से, सीक्वेंस से आ जाते हैं। निचला मुद्दा ऊपर आएगा, ऊपर का मुद्दा नीचे रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें करना है। नहीं तो हमारे अंक जो है, आपके अंक आप नहीं प्राप्त करेंगे। अंक प्राप्त करने के लिए या रसास्वादन करते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को नहीं तोड़ना है। अब कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है? पेड़ होने का अर्थ सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। कौन? पेड़। जैसे कि हमने कहा है, पत्ते, फूल, डालियां, सबका इस्तेमाल मनुष्य अपने लिए करता है और पेड़ भी दाता है, ये सब देता है। यह हमने कविता में देखा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा दधीचि जैसे महान दाता तथा संत का प्रतीक के रूप में सटीक उपयोग किया गया है। अब आ गए कल्पना की ओर। पेड़ आदि काल से मनुष्य के सबसे बड़े शिक्षक है। इसके बारे में हमने चर्चा की। कल्पना के बारे में भी हमने चर्चा की है। हौसला बढ़ाने वाला तथा समाज के प्रति उसके अपनी जिम्मेदारियां निभाने का बोध कराने वाला रहा है। यानी कि भारतीय संस्कृति से हमने कहा भी, आदिम काल से लेकर आज तक हम पेड़ को पूजनीय मानते हैं क्योंकि वे दाता है। अब आ गई पसंद की पंक्तियों की ओर। जैसे कि कहा, पसंद की पंक्ति हम व्यक्ति पर निर्भर रहता है। किसी छात्र को कोई और पसंद पंक्ति आएगी, किसी को अन्य। जितनी सारी पंक्तियां हैं उनमें से सभी को एक ही पंक्ति या एक स्वरूप की पंक्तियां पसंद नहीं आ सकती है, क्योंकि वे अपने अपने व्यक्ति पर निर्भर रहता है। हर एक व्यक्ति पर निर्भर रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर ये पंक्तियां ली है। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे बढ़ने का। ये जो पंक्तियां यहाँ पर पसंद की दी है, यानी पेड़ क्या करते हैं? राह में फूल बिछाते हैं और इशारा करते हैं आगे बढ़ने का। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने उन्नति की ओर चलो, अपने मंजिल की ओर चलो। मंजिल तक पहुंचने के लिए वे अपने राह में फूल बिछाते हैं। अब कारण देना है क्यों ये पंक्तियां पसंद आ गई, क्यों आ गई, इसका वाक्य निर्माण करना है और वाक्य के जरिए 2-4 पंक्तियां लिखनी है। 2 पंक्तियां भी काफी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार जैसे मानवोचित गुणों की प्रेरणा दी है। इसीलिए ये पंक्तियां हमें पसंद आ गई, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को अन्य वाक्य लिखने हैं तो अन्य वाक्य लिखेंगे, आशय वही होगा लेकिन वाक्य रचना अलग अलग हो सकती है। यानी कि यह रसास्वादन की जो मद्दे है, इन मद्दों को थोड़ा कंठस्थ करना है, रटना नहीं है। रटने के बाद हम भूल जाते हैं, तो हमें क्या करना है? कंठस्थ करना है, थोड़ा ध्यान में लेकर स्मृति में रखना है। अगर हर बार एक आध बात हम
विस्मरण में डालेंगे, चलो इससे क्या होता है, चलो इससे क्या होता है, ये प्रश्न छोड़ दिया, वो प्रश्न छोड़ दिया, तभी सभी प्रश्न छोड़ेंगे तो बचेंगे क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए कोई ये जो आकलन पर आधारित और स्मरण का सहारा लेना पड़ता है। आकलन तो होना चाहिए, आकलन होने के बाद ही लिख सकते हैं। और आकलन करने के लिए क्या करना है? जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं, चाहे वो कविता के हो, चाहे गद्य के हो, या व्यवहारिक हिंदी के हो, व्याकरण के हो, रचना के हो, तो इन वीडियो के जरिए हमें अब वर्तमान काल में पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो थोड़ी दिक्कत की बात है। यह समस्या भी हल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा कंठस्थ करना। आप अध्ययनार्थी है, अध्ययनार्थी होने के नाते थोड़ी मेहनत उठानी ही पड़ती है। मेहनत उठाने के बिना हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए मुझे लगा कि ये जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है रसास्वादन, उसको दुर्लक्षित रखा जाता है, उसकी ओर बच्चे ध्यान नहीं देते। इसीलिए यह प्रश्न वीडियो के जरिए हमने हल करने का प्रयास किया है। फिर से हम इन मुद्दों को दोहरा रहे हैं। शीर्षक कंठस्थ करना है, रचनाकार का नाम याद रखना है, यानी जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में 13 पाठ है, कुछ व्यवहारिक हिंदी के 5 पाठ है, कुल मिलाकर ये कोई 17-18 पाठ है। थोड़ा सा व्याकरण है, थोड़ी सी रचना है, इन पर ध्यान देना है, उसे कंठस्थ करना है, बार बार दोहराना है। तभी हर एक पाठ्यक्रम में से शीर्षक और उस शीर्षक का रचिता कौन है, अगर इसे हम याद रखेंगे तो रसास्वादन करने के लिए यह हमें आप लोगों को आसान लगेगा। फिर से मध्य हमने कहा, शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस हो, अलंकार हो, उसे ढूंढना है। किस तरह ढूंढते हैं, यह भी हमने एक अलग वीडियो दिखाकर या अलग वीडियो की निर्मित की है। आपके पास वो वीडियो आया है, दोबारा उस वीडियो को आप देखिएगा, कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि रस और अलंकार नाम से हम डरते हैं, लेकिन अगर हम बारीकाई से देखेंगे, उसे में रुचि लेंगे, तो वो भी आसान बात है। कुछ प्रतीक विधान होते हैं, उस प्रतीक विधानों को किस तरह ढूंढना है। जैसे कि पहले कविता में नवनिर्माण में हमने आकाश, इस प्रतीक विधान को कहाँ है। यहाँ पर दूसरी कविता जो हमने देखी, सर्वस्व निछार करने के लिए पेड़ अक्सर तैयार रहते हैं। दधीचि का प्रतीकात्मक उदाहरण दिया है। संतों का उदाहरण के तौर पर प्रतीक के तौर पर हमने देखा है। इस तरह प्रतीक विधान किस तरह चुना जाता है, यह देखा। कल्पना का आधार लेकर हमने देखा है कि किस कल्पना पर यह कविता घूम रही है या रचनाकार ने उसे रची है। पसंद की पंक्तियों को देखा, यह पंक्तियां क्यों पसंद आई, इसका भी विवरण दिया। और अन्य भी मध्य हम लिख सकते हैं, कुछ मुहावरे लिख सकते हैं, कुछ कहावतें लिख सकते हैं, या इस तरह बोध लिख सकते हैं, या वर्तमान युग में एक कविता आपके लिए प्रेरणादायी किस तरह है, प्रेरणा भी लिख सकते हैं। ऐसे भी मध्य हम रसग्रहण में और मध्य, इन मध्यों के अलावा अन्य मध्य भी उसमें डाल सकते हैं और उसका भी विवरण हम दे सकते हैं। अब नवनिर्माण कविता के रसग्रहण के एक उदाहरण को पंक्ति के तौर पर हमने लिया है, और दूसरा उदाहरण लिया है पेड़ होने का अर्थ, जो मुकेश गौतम जी की कविता है। इसका भी रसास्वादन हमने अभी देखा है। दोनों उदाहरणों को इस वीडियो के बाद पीपीटी के जरिए या एक स्लाइड के रूप में, उसका विवरण फिर से हम नहीं करेंगे, स्लाइड के रूप में उसे ऐड कर देते हैं।
यह अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, उसे कंठस्थ कीजिएगा। अन्य कविता जो हमने समझा दी है उसमें किस तरह रसग्रहण कर सकते हैं इसका अनुमान लगाइएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप करेंगे तो परीक्षा में आपको अच्छी तरह से गुण भी प्राप्त हो सकते हैं। कोशिश करना समझाने की, समझने की, आकलन करने की। धन्यवाद।